सभी को नमस्कार। अदिति की पाठशाला पर आप सभी का अदिति की पाठशाला में इकोनॉमिक्स क्लासेस का दूसरा चरण है, ये दूसरा भाग है। जिसमें जानेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्टर टू द एग्रीकल्चर। सो लेट अस स्टार्ट इट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी का मतलब होता है हाइड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन या डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है उसका मुख्य रूप से संबंध किससे है? जो मुख्य रूप से संबंध है उसका किससे है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से। तो इसका जो मुख्य रूप से संबंध होता है वो पहले और दूसरे यानी कृषि क्षेत्र से। जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है वो ज़्यादातर कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, अक्सर पूछा जाता है। तो कृषि क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में इनका दोनों का संबंध होता है। अगले प्रश्न की तरफ, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं या संरचनात्मक बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, संरचनात्मक जो बेरोजगारी होती है उसका मुख्य ध्येय क्या होता है, ये कहाँ का, इसका कारण क्या होता है? आपके ऑप्शन है अस्फीति की अवस्था। अस्फीति में होता है जब मुद्रा का बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाता है, भारी उद्योगों में अभिनत मतलब भारी उद्योगों की कमी, कच्चे माल की कमी या अपर्याप्त उत्पादन क्षमता या अपर्याप्त उत्पाद क्षमता जो होता है, ये संरचनात्मक बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? अगर आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर कौन सी बेरोजगारी दिखाई जाती है? अगर आप ज़रा सा भी ध्यान देंगे ऑप्शन पर, जी हाँ, बहुत ही सही आप गेस कर रहे हैं। इसमें शिक्षित बेरोजगारी, जो शिक्षित बेरोजगारी होती है वह ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में दिखाई देती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतया है जहाँ पर, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है उसका जो अर्थ है, इसका अर्थ जो होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसमें जो श्रम होता है, श्रम की जो मार्जिनल यूटिलाइजेशन होती है, मतलब सीमांत उपयोगिता जो होती है वो शून्य हो जाती है। मतलब ऐसा लगेगा कि व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता में या उसका जो उत्पादकता है, जैसे किसी कार्य को 2 व्यक्ति 10 घंटे में पूर्ण कर सकते हैं, तो उसी कार्य में अगर आप 3 व्यक्ति लगा देते हैं तब भी वो 10 घंटा ही लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की जो उत्पादन क्षमता है वो क्या होगी? शून्य होगी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर युवा, जो डिग्री वाले युवा हैं, उसे प्राप्त नहीं कर सकते, यानी उनको उस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी, या आप कह सकते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में उनको नहीं रखा जा सकता है। जो शैक्षणिक बेरोजगारी है उनमें ये नौकरी नहीं प्राप्त करते हैं। देखिए, प्रश्न को घुमाकर आपसे पूछा है किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं करते, मतलब उन्हें नौकरी नहीं मिलती। तो ये जो युवा है भी किस कैटेगरी में जाएंगे? तो दिस यूथ आर कम अंडर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष में कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। देखिए, ये कौन सी बेरोजगारी होती है कि लोग वर्ष में कुछ ही महीने रोजगार प्राप्त करते हैं? देखिए, ये दशा जो होती है ये कृषिगत क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होती है। कृषिगत क्षेत्रों से तात्पर्य जो खेती के क्षेत्र हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो दिस टाइप of unemployment are mostly founding in the rural area, in the agricultural area. These unemployment is known as seasonal unemployment और मौसमी बेरोजगारी, से हिंदी में मौसमी बेरोजगारी कहते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अल्प रोजगार इसे जाना जाता है, सॉरी, हम अल्प रोजगार। अगले प्रश्न की तरफ। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी विशेषता है? तो यह कृषिगत क्षेत्रों की विशेषता होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करता है? तो इसका निर्धारण नीति आयोग करता है, यानी पॉलिसी कमीशन। अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो भारत में, लोग देखिए यहाँ पर आप गलत करेंगे। भारत में जो गरीबी का प्रतिशत है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है। बिहार में अभी बढ़ गया है शिक्षा का स्तर, वहाँ गरीबी का प्रतिशत कम हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी सबसे ज़्यादा गरीबी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में गरीबी की प्रतिशत जो है वो 39.93% है। झारखंड में 36.96, मणिपुर में 36.89, अरुणाचल प्रदेश में 34.67 और बिहार में 33.74% जो है वो गरीबी का मात्रा है, यानी यहाँ पर गरीबी इतनी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला जो हमारा प्रश्न है कि जो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? जैसे जो कम विकसित देश हैं वहाँ पर गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो भारत, जैसे भारत में ही हम ले लें, इंडिया को ही ले लें, तो यहाँ पर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। मतलब कहने का तात्पर्य जो आय का बंटवारा है वह असमान है। ये देखिए, एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पर आय की जो असमानता है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आय की असमानता जो है वो गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, यानी भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन क्या कैसे किया जाता है? जैसे आपके परिवार में उपभोग का स्तर कितना है, मतलब आप जो सामान है वो कितना उपभोग करते हैं, उसके आधार पर ही निर्धनता का स्तर। जैसे जो गरीब हैं, जिनकी आय कम है, उनका उपभोग स्तर कम है, तो आय को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय को नहीं। यहाँ पर उपभोग स्तर जो है उसका सही पैमाना होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम को की शुरुआत की? या 20 सूत्रीय कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पीसीएस लेवल का प्रश्न है। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया था। इंदिरा गांधी ने 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तथा 1982-86 तथा 2006 में इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना की गई। 20 सूत्री कार्यक्रम को 2006 में लागू किया गया। इसका जो मूल उद्देश्य था वो पिछड़े निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर का सुधार करना था। इसके विषय में जान लीजिए आप। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अत्यधिक कुपोषित के कारण इसे भारत का इथियोपिया के नाम से जानते हैं? भारत का इथियोपिया के नाम से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इथियोपिया भारत का कहा जाता है मध्य प्रदेश को। क्यों? क्योंकि यह भारत का यहाँ पर जो श्योरपुर है भारत का इथियोपिया जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है, जहाँ पर शिवपुरी, पश्चिम में राजस्थान के कोटा, उत्तर में मुनेरा, ग्वालियर एवं दक्षिण में राजस्थान के कोटा से संभाग सड़कों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे इथियोपिया के नाम से जाना जाता है। यह कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो कौन सा सूचकांक है जो गरीबी की तीव्रता के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो मानव विकास सूचकांक, जिनको हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक जो है, यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसमें
प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग को शामिल किया जाता है, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य, घरेलू सुविधाएं, गरीबी का स्तर, महिला साक्षरता, इसको शामिल किया जाता है। और यह यूएनडीपी एवं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा 2010 में बनाया गया। अगले प्रश्न की तरफ, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत को दूर करने के लिए बनाया गया? तो कौन सा जो कार्यक्रम है वह, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आईआरडीपी है, टाइशम है, नरेगा है, नेरपा है, ये सारे कार्यक्रम जो है भारत में गरीबी को दूर करने के लिए बनाए गए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ कथन और निष्कर्ष दिया गया है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। इसका कारण दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो यहाँ पर ए तो सही है, परंतु आर की व्याख्या नहीं करता है। ये सही है लेकिन आर की व्याख्या नहीं करता है। अगले प्रश्न की तरफ, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? कि गरीबों में सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं उनकी मदद करना, यह उसका उद्देश्य था। अगले प्रश्न की तरफ, कुटीर योजना, कुटीर ज्योति योजना क्या है? तो कुटीर ज्योति योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को, परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। यह योजना 1988 से 89 में प्रारंभ की गई। अगले प्रश्न की तरफ, कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो आईबीआरडी का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसमें कुल 189 सदस्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव सूचकांक किसने बनाया? मानव सूचकांक किसने बनाया? तो मानव सूचकांक बनाने का जो श्रेय है वो यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 1990 में इसको बनाया गया। और इसे भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इसका समर्थन भी किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है? तो यहाँ पर गलतियाँ देखिए, एडम स्मिथ ये नहीं है, अमर्त्य सेन इनका भी नाम नहीं, किन्स ने भी नहीं बनाया था, लेकिन महबूबुल हक ने इसको बनाया था। महबूबुल हक ने इसकी विकसित किया था, जिसमें मानव विकास सूचकांक, महबूबुल हक जो थे एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, और मोटेक सिंह अवालिया जो थे, जो 10 वर्षों तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने इसका समर्थन किया था। अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का जो हिस्सा है वह सकल घरेलू निवेश जो है वो नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? आधार यहाँ पर पूछ रहा है, तो आधार जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। राज्य स्तरीय मानव विकास सूचकांक में प्रथम राज्य पाने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। अगले प्रश्न की तरफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। तो इसे अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। तो यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत किस श्रेणी में आता है? तो यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत मध्य श्रेणी में आता है, यानी मध्य मानव विकास की श्रेणी में आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो जो अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? माप नहीं है, तो इसमें जो है वो लिंगानुपात, यानी लिंगानुपात इसका माप नहीं है। साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, ये सब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय है? तो असमानता जो घटाने का उपाय है वो क्या है? तो अर्थव्यवस्था का अगर आप उदारीकरण कर देंगे
ठीक है। जैसे भूमि सुधार, करारोपण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, वित्तीय राजकोषीय नीति, विनिमय दरों को घटा देंगे तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे जिसका शेष विश्व से कोई संबंध ना हो। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को मैंने इस टॉपिक को पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व से कोई संबंध ना हो, या वह अर्थव्यवस्था जिसका संबंध विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था से ना हो, उसे हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। हिंदी में समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपके मैंने 30 प्रश्नों को हल कराया, इससे पहले मैंने 20 प्रश्नों को हल कराया था। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और मिलते हैं इकोनॉमिक्स के अगले वीडियोज़ में। तब तक